वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि हम पॉलिटी की एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज लगातार चला रहे हैं यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए, जो कि आपको 6 दिसंबर 2026 को देखने के लिए मिलेगा। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे टॉप मोस्ट पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। जरूरी नहीं है ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटी के लिए ही, मतलब पीसीएस के लिए ही इम्पोर्टेंट हो। ये क्वेश्चन उन सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पे भी पॉलिटी पूछी जाती है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं ये। तो इन क्वेश्चन को लाने के लिए जो सबसे मेन मोटिव है वो ये है कि आपको ये क्वेश्चन दिखने में भले ही बड़े लग रहे होंगे, लेकिन हर एक जो ऑप्शन है इसमें उसको हम अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन में भी अगर हमें कुछ फैक्ट देखने को मिल रहा होगा तो उस फैक्ट को भी हम अच्छी तरीके से देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकती है, तो इस वीडियो को ध्यान से और अपने नोट्स बनाते हुए चलें इस वीडियो से। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा। यानी कि हमें मनी बिल के बारे में बताया जा रहा है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में बात किसकी चल रही है। तो मनी बिल का जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसमें, आर्टिकल 110 में, यानी कि आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में मेंशन है। तो जो हमारा मनी बिल होता है वो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में इसको भेजा जाता है 14 दिन के लिए, पर लेकिन जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। राज्यसभा इस पर अपनी राय दे सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लोकसभा उस राय को मानेगी। देखेंगे हम अपने पॉइंट के बारे में क्या क्या इसके ऑप्शन कह रहे हैं। द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉन एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। देखिए जैसा मैंने भी आपको बताया कि जो लोकसभा है वो इस बिल को प्रोसेस तो कर सकती है, पर जरूरी नहीं है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या फिर एक्सेप्ट ना भी करे। जो भी रिकमेंडेशन दिए गए हैं किसके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। जरूरी नहीं है, मानना होगा तो मान सकती है और नहीं मानना होगा तो नहीं मानेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पहला वाला पॉइंट क्या है हमारा, सही है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर। जो लोकसभा होगा वो इस बिल को आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, ये बिल लोकसभा में ही पास होगा। द लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन। क्या एक बार राज्यसभा के आने के बाद लोकसभा इसको पुनः राज्यसभा में भेजेगा, बिल्कुल नहीं भेजेगा। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द प्रेसिडेंट मे कॉल अ जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल। प्रेसिडेंट क्या जॉइंट सिटिंग बुलाएगा इसको पास करने के लिए, नहीं। सिर्फ और सिर्फ मनी बिल के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लोकसभा की जरूरत पड़ती है। तो चौथा पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही पहला वाला। तो आंसर ए इज करेक्ट। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम एक चीज और देखेंगे कि जो मनी बिल है अंडर आर्टिकल 1110, यानी कि मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 और फाइनेंशियल बिल किसमें आता है, 117 में। तो इन्हीं दोनों बिल के लिए प्रेसिडेंट की राय की जरूरत पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों बिल के लिए। ठीक है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट एट द सेम टाइम। पहला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि जो गवर्नर होता है वो एक या एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर नहीं रह सकता, नहीं। ये वाली बात क्या है, गलत है। जो गवर्नर होता है अकॉर्डिंग टू 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, यानी कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि जो गवर्नर होगा वो एक या एक से ज्यादा राज्य का गवर्नर रह सकता है। ठीक है। किसमें बात की गई है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें गवर्नर के इलेक्शन की, यानी कि गवर्नर के इलेक्शन की नहीं, हम बात करें जो गवर्नर है
वो एक या एक से ज्यादा राज्य का गवर्नर रह सकता है। ये बात हमारी किस में मेंशन है, आर्टिकल 153 में मेंशन है ये वाली बात। ठीक है, देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर of the state just as the judge of the supreme court are appointed by the president। यानी कि इस ऑप्शन में ये कह रहा है कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको स्टेट में गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में तो उसको प्रेसिडेंट के द्वारा सेंट्रल में अपॉइंट किया जाता है। क्या ये बात सही है? ये वाली बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जज या तो हाई कोर्ट का हो या फिर हो सुप्रीम कोर्ट का, उसको जो अपॉइंट किया जाता है वो इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। इस वजह से ये दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखते हैं अपना थर्ड ऑप्शन। नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फॉर हिज और हर पोस्ट। भारतीय संविधान में यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को हटाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी कि जैसे कि हम इम्पीचमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, वैसे ही गवर्नर को हम हटा नहीं सकते, क्योंकि इसका जो प्रोविजन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखते हैं हम अपना फोर्थ पॉइंट। इन द केस ऑफ अ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेचर सेटअप, बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी जिसमें क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो क्या यूनियन टेरिटरी में जो चीफ मिनिस्टर है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है? नहीं, चीफ मिनिस्टर को भी किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे उनको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सॉरी माफ करना, चीफ मिनिस्टर को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन दोनों स्टेटमेंट के बारे में हमें बताना है। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली। क्या जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? नहीं, जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है जिसकी बात किसमें की गई है, अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात जो हमारी की गई है पार्ट 20 में। किसमें की गई है, पार्ट 20 में, यानी कि आर्टिकल 368, जो कि किसके द्वारा लिया गया है, हमें साउथ अफ्रीका के द्वारा अमेंडमेंट प्रोसीजर को लिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो क्या सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? नहीं, अमेंडमेंट प्रोसीजर को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमें अमेंडमेंट में कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें किसी को भी अमेंड करना है, the amendment also requires to be ratified by the legislature of all the state of India। अगर हमें अमेंडमेंट करना है तो क्या हमें सारे स्टेटों को परमिशन लेनी पड़ेगी, सारी स्टेट के लेजिस्लेचर के द्वारा परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, ये वाली बात हमारी क्या है, गलत है। जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो किसके द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, ना कि स्टेट के द्वारा। तो इसमें से जो हमारे आंसर हो जाएंगे वो नेदर वन नॉर टू, दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इसकी बात कौन से आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 76 में इसका मेंशन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद। ठीक है, देखते हैं हम इसके पॉइंट। टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, क्या जो अटॉर्नी जनरल होता है भारत का वो लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स वगैरह होती है यानी कि जो मीटिंग वगैरह होती है क्या उसमें पार्टिसिपेट करता है, कर सकता है। बी अ मेंबर ऑफ अ कमेटी ऑफ द लोकसभा, जब लोकसभा की जो भी कमेटियां होती हैं, स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी, क्या ये उसका मेंबर हो सकता है?
जी, यानी कि लोकसभा की किसी भी कमेटी का ये मेंबर हो सकता है। कौन? अटॉर्नी जनरल। स्पीकर स्पीक इन द लोकसभा, क्या ये लोकसभा में बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है, लेकिन जो वोट देने का अधिकार है वो अटॉर्नी जनरल को नहीं है। यानी कि अटॉर्नी जनरल बाकी के ये तीनों काम कर सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। तो कौन से स्टेटमेंट हमें सही हो जाएंगे? क्या पूछा है? करेक्ट। तो कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे? 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। फोर्थ नहीं होगा क्योंकि अटॉर्नी जनरल वोट नहीं दे सकता लोकसभा में, बाकी के ये तीनों काम कर सकता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें से हमें ये बताना है कि इन तीनों में से एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसकी स्थापना हुई थी किसमें? 1952 में। वहीं अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन की, इसकी स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950 में। ठीक है। और जोनल काउंसिल, इन तीनों के बारे में हमें पूछा है कि इसमें से कौन, क्या पूछा है इसमें से कि इसका जो मेंशन है वो इन तीनों में से किसका मेंशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है यानी कि और नहीं है, तो वो हमसे पूछा है। तो बात करें हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1952 में। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। इसका जो मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है और जो जोनल काउंसिल है वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। भारतीय संविधान में तो मेंशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये तीनों के तीनों ही आंसर क्या हो जाएंगे? हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें रॉन्ग ही पूछा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये तीनों ही हमारी क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी ये तीनों ही तीनों नहीं है। जो जोनल काउंसिल है, 5 जोनल काउंसिल बनाए गए। कौन कौन से? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और फिर इसके द्वारा भी क्रिएट किए गए। और क्या बनाया गया था हमारा? सेंट्रल। फिर इसके बाद भी बनते गए। कौन कौन से काउंसिल बनते गए? नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, ऐसे ही और भी ज्यादा काउंसिल बनते गए। सबसे पहले जो काउंसिल बनाए गए थे वो स्टार्टिंग में कितने बनाए गए थे? 5 बनाए गए थे। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल, ये 5 काउंसिल बनाए गए थे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल, और जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है किसके लिए? होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। क्या जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है यानी भारत का जो संसद है वो इंडिया के किसी एक छोटे से पार्ट के लिए या फिर पूरे के पूरे पार्ट के लिए मैं क्या कर सकता है? इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि वो किससे अनुमति ले सकता है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट, क्या वो सारे के सारे स्टेट से परमिशन लेगा पार्लियामेंट, या फिर विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट, या फिर ज्यादा से ज्यादा स्टेट से परमिशन लेगा, या फिर विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न, या फिर जिस भी स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट करना है कोई भी चीज, क्या उससे अनुमति लेगा? विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। तो इन चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा? पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट में या फिर इंडिया के किसी भी पार्ट में अगर कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है तो उसको किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? 4th आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात हमारी किसमें की गई है? आर्टिकल 253 में इसका मेंशन है कि पार्लियामेंट को राज्य में या फिर राज्य की किसी भी पार्ट में अगर किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करना है तो उसको किसी भी चीज की परमिशन की जरूरत नहीं है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? द गवर्नमेंट इनेक्टेड पीसा एक्ट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पीसा एक्ट है वो आया कब था। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया कि पीसा एक्ट आया था कब? 1996 में। पीसा एक्ट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो रूरल, मतलब जो ग्रामीण इलाके थे, जो रूरल हाउस होल्ड थे, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको
73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के अंतर्गत इसको क्या किया गया, बनाया गया। इसको पीसा को, पीसा की फुल फॉर्म क्या होती है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। तो हमें इसके बारे में क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसको किसके तहत बनाया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत पीसा एक्ट को 1996 में क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। बेसिकली किसके लिए, टाउन्स के लिए, यानी कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वहां पे जो भी लैंड एक्विजिशन है उन सब के लिए इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसी में से हमें ये पूछा है कि कौन सा इसका प्रोविजन नहीं है। प्रोवाइडिंग सेल्फ गवर्नमेंट, क्या ये सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल प्रोवाइड करता है। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेडिशनल राइट, ट्रेडिशनल राइट को भी क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है ये। क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस रीजन्स इन ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया के लिए ये नहीं है। ये जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, यानी कि जो पीसा एक्ट 1996 है वो किसके लिए नहीं है, ट्राइबल के लिए नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टू फ्री द ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, क्या ये फ्री करता है ट्राइबल पीपल के एक्सप्लॉइटेशन के लिए, नहीं। ये वाली बात हमारी क्या हो जाएगी, हाँ ये वाली बात सही हो जाएगी। लेकिन ये एक ऑटोनोमस रीजन के लिए, यानी कि पर्टिकुलर एक ट्राइबल एरिया के लिए, किसी पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया के लिए ये ऑटोनोमस रीजन की बात नहीं करता। तो कौन सा हमारा गलत हो जाएगा, सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में कुछ है। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन, जो इकोनॉमिक जस्टिस है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब में से किस में है। सबसे पहले तो हमें यही पता होगा ज्यादातर लोगों के को कि जो हमारा इकोनॉमिक जस्टिस है वो हमारा इन तीनों में से किस किस में मेंशन होगा। प्रीएम्बल की अगर हम बात करें तो प्रीएम्बल में कहा गया है 3 टाइप की जस्टिस, कौन कौन सी, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो सबसे पहले प्रीएम्बल में तो इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और किस किस में वर्णन किया गया है, क्या इकोनॉमिक जस्टिस की बात फंडामेंटल राइट में की गई है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात फंडामेंटल राइट में की गई है, नहीं की गई है। जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है वो हमारी किस में की गई है, डीपीएसपी में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का जो बर्डन है वो सभी लोगों को पता है। डीपीएसपी किसमें, डीपीएसपी का बर्डन किसमें, पार्ट 4 में। किसमें बर्डन है डीपीएसपी का, पार्ट 4 में। और आर्टिकल जो है हमारी डीपीएसपी के वो कहां से कहां तक है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। तो इकोनॉमिक जस्टिस की जो बात की गई है वो प्रीएम्बल में भी की गई है। प्रीएम्बल में 3 कौन कौन से जस्टिस की बात की गई थी, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। वही अगर हम बात करें डीपीएसपी में भी किसके बारे में बात की गई है, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि इन चारों में से फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस कौन है, फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस कौन है, तो वो है हमारे क्या, डीपीएसपी। यानी कि आर्टिकल 37 में ये बात क्लियरली मेंशन है कि स्टेट को ये कहा जाता है कि आप फंडामेंटल जो भी ड्यूटीज है, यानी कि डीपीएसपी के द्वारा, नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, जो भी डीपीएसपी के जितने भी प्रोविजन है उसको मैंडेट करना चाहिए। हर राज्य की जिम्मेदारी है कि डीपीएसपी के जितने भी प्रोविजन है उसको अपने राज्य में क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए। हालांकि जो डीपीएसपी है वो नॉन एनफोर्सिएबल है, यानी कोर्ट में हम डीपीएसपी के अगर किसी भी चीज का उल्लंघन होता है तो हम उसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। तो फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस की जो बात की गई है वो किसमें की गई है, डीपीएसपी में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका जो प्रोविजन था वो मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। इसको जो कहां से बोरो किया गया था, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया गया था। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पूछा गया। जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जिनको फाइनेंशियल
स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी के नाम से जानते हैं। ये इसका क्या होता है, वर्क होता है इन कमेटीज का। ये कितनी कमेटी होती है, टोटल 3 कमेटी होती है। उसमें से हमें एक कमेटी के बारे में पूछा गया है। किस कमेटी के बारे में, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, इसके बारे में पूछा गया। पिछली वीडियो में भी मैंने कई बार बताया इन तीनों कमेटियों के बारे में। देखते हैं हम ये क्वेश्चन। कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। इसमें ये कहा गया है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसमें 25 से ज्यादा मेंबर नहीं होते। जब ये कमेटी बनके तैयार हुई थी तब इसमें 25 मेंबर्स ही थे। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट की तो इसमें जो मेंबर है वो कितने हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो मेंबर है वो कितने हैं, 22 है। कितने मेंबर है, 22 मेंबर है, जिसमें से 15 हैं लोकसभा से और 7 कहाँ से हैं, राज्यसभा से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो इसमें कुल कितने मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स में कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, स्क्रूटिनाइज एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंशियल अकाउंट फॉर द गवर्नमेंट। क्या ये स्क्रूटिनाइज करती है और क्या और फाइनेंशियल अकाउंट, जो भी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं उनको हैंडल करती है ये कमेटी। बिल्कुल सही बात है। ये जो कमेटी होती है पब्लिक अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट को क्या करती है, हैंडल करती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैग, ये क्या करती है, जो कैग की जो रिपोर्ट होती है उसको भी ये देखती है। कौन सी कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कैग के द्वारा रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जाती है प्रेसिडेंट को, उसको भी क्या करती है, एग्जामिन करती है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है। दूसरे और तीसरे इसके सही हो जाएंगे, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये 3 तरह की कमेटी होती है। इसमें हमें एक चीज विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि जो इसके मेंबर होते हैं, ये जो 3 कमेटी होती हैं, इन तीनों कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा के कोई भी मिनिस्टर इसके मेंबर्स नहीं होते। इनके अलावा जो भी राज्यसभा से होते हैं या फिर जो भी लोकसभा से होते हैं वो इन कमेटी के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। लेकिन कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं होता। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज आर अप्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नेंस। यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नेंस में इनमें से कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है उनको क्या किया गया है, इम्प्लीट किया गया है, यानी कि इम्प्लाई किया गया है। मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या जो कैबिनेट के मेंबर होंगे वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये होते हैं। मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। जो मिनिस्टर होते हैं वो पार्लियामेंट में तब तक रह सकते हैं जब तक कि उनके पास क्या है, कॉन्फिडेंस है, यानी कि उनके पास मेजोरिटी है, मेजोरिटी होती है, तब तक जो मिनिस्टर होते हैं वो पार्लियामेंट में रह सकते हैं। जो कैबिनेट होती है उसको क्या हेड ऑफ स्टेट के द्वारा किया जाता है, कैबिनेट को हेड ऑफ स्टेट के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि कैबिनेट को किसके द्वारा चलाया जाता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है, जिसको हम पीएम के नाम से जानते हैं, इसके नाम से, पीएम के नाम से, वो कैबिनेट का क्या होता है, हेड होता है। इस वजह से तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और पहले दूसरे क्या हो जाएंगे, सही। तो करेक्ट आंसर हमसे पूछा है तो क्या हो जाएगा, ए, 1 और 2 आर करेक्ट। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पॉइंट दिए गए हैं इसमें। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात है वो किस आर्टिकल में मेंशन है, वो है हमारे आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में ये क्लियरली मेंशन है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगी वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होंगी किसके, लोकसभा के, ना कि पार्लियामेंट के। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती हैं वो पूर्णतः यानी कि सामूहिक तरीके से रेस्पॉन्सिबल होती हैं, पार्लियामेंट के नहीं बल्कि लोकसभा के। इस वजह से पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं यानी कि जो संघ में
मिनिस्टर होते हैं क्या वो प्रेसिडेंट के द्वारा लीजर करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा इनको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है सारे मेंबर्स को। द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, यानी कि जो भी लेजिस्लेशन जो होता है स्टेट में या फिर किसी और राज्य में या सेम राज्य में, तो क्या उसके जो प्रोविजन है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट कर सकता है लेजिस्लेचर के बारे में। हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट कर सकता है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। भाई पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन। क्या जो एनडीसी जिसकी स्थापना कब बताई थी मैंने, 1952 में, क्या एनडीसी एक ऑर्गन है प्लानिंग कमीशन का? एनडीसी प्लानिंग कमीशन का कोई भी ऑर्गन नहीं है, ये एक अलग बॉडी है और प्लानिंग कमीशन एक अलग बॉडी है। ये 1952 में बनके तैयार हुई थी, ये हुई थी 1950 में। तो ये अलग अलग ऑर्गन है, एक ही ऑर्गन में इंक्लूड नहीं है। देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑप्शन। द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग है, क्या उसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है? भारतीय संविधान के कंकरेंट लिस्ट में क्या सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग को रखा गया है? हाँ, रखा गया है। जो कंकरेंट लिस्ट की बात है, यानी कि 3 तरीके की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये वाली बात किस शेड्यूल में की गई है? 7th शेड्यूल में, यानी कि 7th शेड्यूल में ये मेंशन है कि हमारी 3 तरीके की क्या होंगी, लिस्ट होंगी। ठीक है, देखते हैं तीसरा पॉइंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब दैट पंचायत शुड बी असाइन द टास्क ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो पंचायत को ये टास्क दे सकता है कि वो प्लान तैयार करे किसके, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के? हाँ, ये पंचायत को भी देता है, स्टेट को भी देता है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो 2 और 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट मेंबर ऑफ दैट हाउस। जो चेयरमैन होते हैं और जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा का, वो उस हाउस का मेंबर होते हैं या नहीं होते हैं। सबसे पहले तो हम सबको ये पता है कि जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो कौन होते हैं, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें डिप्टी चेयरमैन की, किसकी बात करें, डिप्टी चेयरमैन की, तो जो राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर जितने भी होते हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति को डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है। लेकिन इसमें कहा गया है कि डिप्टी जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो मेंबर नहीं होता। डिप्टी चेयरमैन तो मेंबर होता है, लेकिन चेयरमैन इसका मेंबर नहीं होता। ठीक है, तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की जो बात की गई है वो किस में की गई है, आर्टिकल नंबर 89। वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा की बात, यानी कि किसकी, जो राज्यसभा का बर्डन है वो किसमें है, जो राज्यसभा की बात की गई है वो की गई है आर्टिकल 18। किसमें की गई है, आर्टिकल 18। देखते हैं हमें इसमें से इन दोनों पार्ट में से हम ये देखेंगे कि हमारे कौन कौन से आर्टिकल इंपोर्टेंट है। तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं उसकी जो बात की गई है आर्टिकल 89 में, जिसमें से तो डिप्टी चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का मेंबर होता है, लेकिन जो चेयरमैन होता है जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, while the nominated members of the 2 houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president। इसमें ये कहा गया है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते,
लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उसकी जो इलेक्शन प्रोसेस है वो है आर्टिकल 66 में। तो उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि नॉमिनेटेड मेंबर हो या फिर इलेक्टेड मेंबर हो, वो दोनों के दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसेस में। वही अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, ठीक है, जिसका प्रोविजन आर्टिकल 54 में है, उसमें क्लियरली कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर। इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, तो दूसरा हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो ओनली 2 इज द करेक्ट। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि बात की गई है नालसा के बारे में। इसके बारे में, नालसा के बारे में, नालसा के बारे में हमें पूछा गया है कि नालसा है क्या। ठीक है, तो 2 पॉइंट दिए गए। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्प्लीमेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है नालसा का। देखिए 2 इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, एक नालसा बनाया गया है स्टेट यूनियन लेवल के लिए, वहीं सालसा बनाया गया है किसके लिए, स्टेट लेवल के लिए। तो नालसा का जो मेन प्रोविजन है वो यही है, ये फ्री और कॉम्प्लीमेंट लीगल सर्विस देता है किसको, स्पेशली वीकर सेक्शंस को। जो भी सोसाइटी के वीकर सेक्शन होते हैं उनको किस बेसिस पे, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे। और ये क्या करता है, ये गाइडलाइंस भी इश्यू करता है किसको, सालसा को, यानी कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को, कि वो इम्प्लीमेंट करें लीगल प्रोग्राम को और स्कीम को किसमें, पूरी की पूरी कंट्री में। ठीक है, तो ये दोनों ही बात हमारी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। नालसा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वीकर सेक्शन को क्या करना, प्रमोट करना। ठीक है, देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि एनडीसी के बारे में पूछा गया कि एनडीसी में इनमें से कौन कौन से मेंबर होते हैं और कौन से मेंबर नहीं होते। जो एनडीसी की जो बात की गई मैंने कब बताया, 1952 में इसकी स्थापना की गई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। इसमें जो मेंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, चेयरमैन फाइनेंस कमीशन भी इसमें होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन कैबिनेट, और 14 पॉइंट है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो इनमें से हमें बताना है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के वो भी हमारे होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो चीफ मिनिस्टर होते हैं, 4th वाला हमारा सही हो जाएगा। चेयरमैन फाइनेंस कमीशन, देखिए इस क्वेश्चन को देखता हूं मैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि जो एनडीसी के जो मेंबर होते हैं उसमें हमारे फाइनेंस कमीशन के मेंबर नहीं होते, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में क्या नहीं होते हैं, फाइनेंस कमीशन के मेंबर नहीं होते। क्या नहीं होते, फाइनेंस कमीशन के मेंबर नहीं होते। यूनियन कैबिनेट के मेंबर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 कमेटी है हमारी पार्लियामेंट की, यही सबसे इसमें से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि ये जितनी भी कमेटियां हैं तीनों, स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी कहते हैं इन्हें, इनमें से पूछा है सबसे बड़ी जो कमेटी है वो कौन सी होती है। द कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट, द कमेटी ऑफ एस्टिमेट एंड द कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग एंड द कमेटी ऑफ पेटिशन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कमेटी ऑन पेटिशन तो कोई कमेटी होती ही नहीं है। इन तीनों में से अगर हम बात करें तो वो कमेटी सबसे ज्यादा बड़ी होगी जिसके मेंबर क्या होंगे, सबसे ज्यादा। इस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, इस कमेटी मेंबर होते हैं 22। वहीं अगर हम बात करें कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें भी 22 मेंबर होते हैं। और जो हमारी एस्टिमेट कमेटी होती है इसमें कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। तो एस्टिमेट कमेटी में जो 30 मेंबर होते हैं वो 30 के 30 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। तो इसी वजह से जो सबसे बड़ी जो कमेटी होती है
वो होती है कौन सी, द कमेटी ऑन एस्टिमेट इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ ऑल द अमंग कमेटीज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखते हो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ की जो बात की गई थी वो किसमें की गई थी, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। इसमें 1985 का जो 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके में बात की गई थी जिसकी एंटी डिफेक्शन की। तो एंटी डिफेक्शन का जो प्रोविजन है वो हमारे आर्टिकल किसमें, 10th में। वहीं अगर हम बात करें 8th शेड्यूल की, तो 8th शेड्यूल में किसका मेंशन है, लैंग्वेजेस का। किसका मेंशन है, लैंग्वेजेस का। 2nd शेड्यूल में किसका मेंशन है, 2nd शेड्यूल में बताया गया है प्रेसिडेंट, ठीक है, चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट, इनकी जो सैलरी और अलाउंसेस है उसका जो वर्णन किया गया है, सैलरी एंड अलाउंसेस, वो किसमें किसमें बात है, वो 2nd शेड्यूल में। ठीक है, 5th शेड्यूल में यूनियन के बारे में कहा गया है, हमें किसके बारे में पूछा गया है, एंटी डिफेक्शन के बारे में। तो एंटी डिफेक्शन का जो प्रोविजन है वो किसमें, 10th शेड्यूल में इसका प्रोविजन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यानी कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात किसमें की गई है, तो इंटरनेशनल पीस ऑफ सिक्योरिटी की बात की गई है हमारे जो आर्टिकल है 36 से लेके 51 तक। तो 51 में ही आर्टिकल में, यानी कि आर्टिकल नंबर जो हमारा 51 है उसमें ही मेंशन किया गया है किसके बारे में, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में। तो आर्टिकल जो 51 है वो हमारे किसके अंतर्गत आता है, बीपीएसपी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लगातार हमारा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।